बर्किना फासो के शोहदा अहमियत के चमकते सितारे। आज हम इस पे बात करते हैं। एक मज़मून पढ़ना चाहूँगी जिससे आपको अंदाज़ा होगा, फिर इस पे बात करेंगे। बर्किना फासो, कुर्बानी या जुल्म की दास्तान। अहमदियों को एक खबर सुनने को मिली जिसमें बताया गया कि 9 अहमदियों को मज़हब के नाम पर मार डाला गया है। ये खबर सुनना थी कि हर इंसानियत का दर्द रखने वाला इस अफसोसनाक सहने पर दुखी हो गया। अकीदत और तकद्दुस में अगर अहमदी इस वाक़े को बयान कर करके कहते रहे कि देखो अब अहमदी अफ्रीका में भी महफूज नहीं रहे, वहाँ भी जुल्म हो रहा है, जमात हर जगह मजलूम है, मगर ये बेचारे लाइल्म अहमदी जो तहकीक और पढ़ने जानने का शौक नहीं रखते, जानते ही नहीं कि ये सब सियासत का कारोबार है जो मिर्जा खानदान और ओहदेदार बहुत चलाकी और अय्यारी के साथ चला रहे हैं। इसमें इंसानियत का कुछ सरोकार नहीं, इंसानी जज्बात और एहसासात की कोई जगह नहीं। अफसोस, सद अफसोस। मिर्जा मसरूर अहमद साहब ने खुतबा जुमा में इस वाक़े का जिक्र किया और हर अहमदी की मौत के वाक़े को हमेशा की तरह ड्रामाई अंदाज में पेश किया। इसे अहमदियत से जोड़ते हुए बताया कि दहशतगर्दों का ये कहना था कि अहमदियत छोड़ दो वरना तुम्हें मार दिया जाएगा, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और एक एक करके अपनी जान कुर्बान कर दी। इस खुतबा में मिर्जा मसरूर साहब ने बताया कि इस इलाके में सोना मौजूद है। ये बात काफी सोचने वाली थी कि एक ऐसे इलाके में मेहदियाबाद बसाया गया है कि जहाँ सोना दरियाफ्त हुआ है या पहले से मौजूद है। जब इस पर मजीद तहकीक की तो ये बात सामने आई कि यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात मामूल हैं। ये हकीकत है कि जहाँ सोने की दरियाफ्त होती है वहाँ सिक्योरिटी के खदशात और मौत के साए मंडलाते रहते हैं। बावजूद इस हकीकत के जानने के जमात अहमदिया का मिर्जा मसरूर अहमद साहब के हुक्म पर मेहदियाबाद ऐसे खतरनाक इलाके में बसाना और इसे मॉडर्न शहर बनाने का अज़्म करना इंसानियत से आ रही और जालिमाना फैसला है। इंसानी जानों को खतरे में धकेलना है। मुकर्रर कहूंगी कि मिर्जा खानदान को इस बात की कब परवाह रही है। ये इलाका इस कदर खतरनाक है कि इसका अंदाजा उन 2 जमाती ओहदेदारों के मज़ाबीन से भी वाज़ेह हो जाता है जो उन्होंने उस इलाके में जाकर आंखों देखा हाल बयान किया है। मिर्जा मसरूर अहमद साहब ने इन मरने वाले अहमदियों पर हमेशा की तरह मकरूज सियासत की और खुतबे के आखिर में बर्किना फासो के उन अहमदियों के लिए सैयदना बिलाल फंड में चंदे देने का ऐलान कर दिया। इन दोनों अहमदियों के मज़ामीन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि इन मजबूर बेबस अहमदियों को न जाने ये अहमदी हैं भी कि नहीं। सैयदना बिलाल फंड से कितनी इमदाद दी गई। यकीनन अहमदियों ने इस फंड में भी मिलियन के हिसाब से अपना माल उठाया होगा। अक्सर शहीद के खानदान से बातचीत रहती है। उन्होंने हमेशा कहा कि हमें आटे में नमक के बराबर इमदाद मिलती है, बाज़ को तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। उन्हें एक एक रोज के लिए दफ्तरों में धक्के खाने पड़ते हैं, इमदाद की दरख्वास्त देनी होती है। इतनी जिल्लत, रुसवाई और इससे नफ्स मजरूह होने के बाद जो इमदाद जारी की जाती है इस पर हम सोचते हैं कि अच्छा होता मदद की दरख्वास्त ही न दी होती। इंसानी जानों के कत्ल के इस अजीम सानहे के बाद मेहदियाबाद से चंद किलोमीटर दूर लवाहिकीन को बसाया गया है और जिस तरह इनको खैमों में रहने पर मजबूर कर दिया गया है, जो नक्शा उस जगह का खींचा गया है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। एक दफा फिर पूछना है कि बिलाल फंड से इस सिलसिले में उनकी कितनी माली मदद की गई है। ताज़ियती पैगाम, हमदर्दी जताने और चंद तहफ़ देने के अलावा इनकी माली मदद सैयदना बिलाल फंड से किस कदर की गई है। बेहतर होता कि मज़ामीन लिखने वाले लफाज़ अक़ीदत और तक़द्दुस में लिटरेरी तहरीर पेश करने की बजाय उनको जमात की तरफ से दी गई सहूलियात और इमदाद पर भी बात कर लेते। अंतर क्यूम साके बर्किना फासो 18 फरवरी 2023 के ऑनलाइन अल-फजल शहादतों से लेकर मेहदियाबाद के सफर तक की दास्तान में लिखती हैं। ख्याल रहे कि यह मजमून बर्किना फासो से एक अहमदी खातून ने लिखा है जिसमें वो बता रही हैं कि यह इलाका किस कदर खतरनाक है। क्या मिर्जा मसरूर साहब को नहीं चाहिए कि बाकी बच जाने वाले अहमदियों को वहां से निकाल लें और गोल्ड पर लानत भेजें और अहमदियों की जानें बचाएं? मगर वो ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें तो गोल्ड चाहिए। अब्दुल कयूम साकिब ने जब इस मुतासरा इलाके का दौरा किया तो जो कुछ उन्होंने लिखा उसके चंद इक़्तिबास पेश हैं। मुल्क की हालात इस कदर खराब हैं और दहशतगर्दी का इस कदर राज है कि जमीन के रास्ते से तो इन लवाहिकीन तक पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा था। इतने में प्यारे आका की तरफ से इरशाद वसूल हुआ कि अमीर साहब खुद वफद बनाकर घाना के नुमाइंदगान के साथ जल्द मेहदियाबाद जाने का प्रोग्राम बनाएं और लवाहिकीन से हजूर की तरफ से ताज़ियत करें। कोशिश तो पहले भी की जा रही थी, अब इरशाद वसूल होने के बाद कोशिशें और तेज कर दी। हेलीकॉप्टर के बगैर जाना नामुमकिन था। गोल्ड माइन वालों से रब्ता किया, वो भी कोई हतमी बात नहीं कर रहे थे। फिर एयरफोर्स वालों के साथ चार्टर तैयारी का मुआहदा हो गया। जहाँ पहले 5 लोगों ने जाना था तो अब ज्यादा लोगों की गुंजाइश निकल आई और हमारे जैसों की भी दिली बरात बर आई। अल्लाह अल्लाह करके रात
कटी और सुबह हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां एक बहुत पुराना सा हेलीकॉप्टर खड़ा था जिस पर हमने सफर करना था। खैर हम इस पर सवार हुए और 1.5 घंटे बाद तकरीबन 9:15 बजे हम गोल्ड माइन पर उतरे, क्योंकि जिस गांव में हमारे अहमदी नकल मकानी करके गए हैं वहां दहशतगर्दी के खौफ से हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। लैंडिंग के लिए गोल्ड माइन ही उनको महफूज जगह मिली, लेकिन माइन वालों के अपने असूल थे। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत वक्त लगा दिया। जब हमें माइन पहुंचने में देर हो गई और जाने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी तो शदीद बेचैनी शुरू हो गई कि जिस मकसद के लिए आए थे उसको पूरा किए बगैर वापस जा नहीं सकते और देर होती जा रही थी। दुआएं तो सुबह से जुबान पर जारी थी कि अल्लाह ताला इंतजाम फरमा दे कि हम अपने प्यारे आका के हुक्म की तामील कर सकें और अपने प्यारों को मिल सकें। दोपहर 1 बजे के करीब ग्रीन सिग्नल मिला कि अब आप लोग जा सकते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। बहुत भारी दिल के साथ निकले कि इतना थोड़ा सा वक्त, इसमें हम क्या बात करेंगे, क्या बात सुनेंगे। लेकिन फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि जाने का बंदोबस्त तो हुआ। बहुत सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम के साथ काफिले के अफराद को 2 बसों में सवार करके गाँव के लिए रवाना किया गया। आधे घंटे की मुसाफत पर गाँव था जहाँ हमारी प्यारी जमात मेहदियाबाद के लोग सुबह से हमारा इंतजार कर रहे थे। ये मुलाकात सिर्फ 2 घंटे पर मुश्तमिल थी। सिक्योरिटी वालों के बार बार इसरार पर वापस आना पड़ा। चौधरी नईम अहमद बाजवा साहब ने भी वहां के हालात का इन्हीं अल्फाज में जिक्र किया है। 7 फरवरी 2023 के अल्फजल में लिखते हैं, इन दिनों बुर्किना फासो के दरहुकूमत वागादोगो से 265 किलोमीटर दूर डोरी और फिर इससे आगे 45 किलोमीटर दूर मेहदियाबाद बजरिया सड़क जाना तो मुमकिन नहीं रहा। चुनाचा इस इलाके में मौजूद गोल्ड माइनिंग कंपनी के प्राइवेट जहाज पर जाने की कोशिश की गई, जो बाहर इतनी आसानी से मुयसर आता दिखाई नहीं देता था। इजाजत तो गाबन हो ही जाती है, लेकिन जहाज के मुयसर आने में कुछ दिन और लग सकते थे। बुर्किना फासो एयरफोर्स के साथ मामला तय पा गए। जहां पहले चंद लोग जा सकते थे वहां 11 अफराद पर मुश्तमिल एक भरपूर वफद के सफरी इंतजाम हो गए। मोरखा 2 जनवरी को एक बस वागादोगो से रवाना होकर 1.5 घंटा के बाद हमारा हेलीकॉप्टर गोल्ड माइन के अहाते पर जा उतरा। हेलीकॉप्टर से बाहर आए तो पता चला मंजिल अभी दूर है। हमने मेहदियाबाद के लोगों से मिलने जाना था, जो जहां से कमोपेश 10 किलोमीटर दूर ऐसा कान गाँव में आर्जी तौर पर जा बसे थे। जंगज़दा इलाके के अपने कायदे कानून होते हैं। हमें भी बस जंगी हालात की पैदा करता इन रुकावटों के अंदर से रास्ता बनाकर मंजिल तक पहुंचना और फिर उसी जगह वापस आना था। गोल्ड माइन वालों ने जमात के साथ दरीना तल्लुकात की बिना पर हमें बसी और सिक्योरिटी देने की हामी भर ली, लेकिन माइन के अहाता के निस्बत बाहर की दुनिया यकसर मुख्तलिफ थी। अंदर भरपूर हिफाजी इंतजामात और बाहर मुकम्मल वहशत के डेरे। बहरहाल मुसल्लह फौजी गार्ड्स, पायलट, मोटर बाइक्स, फौजी जवानों के साथ मशीन गन, नस्बशुदा डबल कैबन जो हमारे काफिले की 2 बसों के पीछे थी, इसके साथ हम माइनिंग एरिया से बाहर निकलकर मेहदियाबाद की तरफ रवाना हुए। ऐसा कारण गांव की आबादी नजर आना शुरू हो गई, बल्कि अहले मेहदियाबाद के खैमे गांव से बाहर बाईं जानिब मैदान में ही थे। खैमे क्या थे? काई और मच्छट्टी से बने छप्पर, तरपालों से ढके खस्ता हाल खैमे, जिसको जो मिला उसके साथ सर ढांपने की जगह बना ली थी। जितना वक्त हम वहां रहे, सिक्योरिटी गार्ड खैमा बस्ती के इर्द गिर्द पोजीशन लिए खड़े रहे। हमारे काफिले की गाड़ियां स्टार्ट रही। सिक्योरिटी वालों को फिक्र थी कि जल्दी चलें। हमें यह परेशानी कि वक्त तेजी से मुट्ठी में रेत की तरफ फिसल रहा है। 25 मिनट के बाद गोल्ड माइन के अहाते में पहुंचे और जल्दी 4:30 बजे शाम हेलीकॉप्टर के जरिए वापसी का सफर शुरू हो गया। सुनने वाले अंदाजा लगा सकते हैं कि मिर्जा मसूर अहमद साहब ने गोल्ड के कानों के हसूल के लिए किस तरह अपने ज़रख़रीद गुलामों, अक़ीदतमंदों को बारूद के ऊपर बिठा रखा है। मिर्जा मसूर अहमद और पूरी जमात मजलूम अहमदियों की लाशों पर सियासत का मुखरू खेल रही है। मिर्जा खानदान को सिर्फ मालो दौलत और गोल्ड जमा करने की हवस है, ख्वाह सोने के कानों से निकले या लजना के कानों की बारियों की सूरत में। जाग अहमदी जाग, वो नहीं जागते, 100 बार जगाया हमने। अब हम बात करेंगे मिर्जा मसूर अहमद साहब के खुतबा जुमा 20 जनवरी 2023 पर तबसरा करेंगे। जमात अहमदिया में कुर्बानियों का नाम निहाद मेयार और प्रोपेगेंडा। सबसे पहले मैं ये बात वाज़ेह कर देना चाहती हूँ कि किसी भी इंसानी जान का कत्ल काबिल मसम्मत है। इंसानी जान बहुत कीमती है, इसकी हर हाल में हिफाजत करनी चाहिए और हर इंसान का ये फर्ज है कि दूसरे की जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करे और उसके लिए हर मुमकिन कदम उठाए। जमात अहमदिया की तारीख पर अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो मिर्जा बशीर अहमद साहब की ज़बानी सीरत मेहदी में लिखा एक वाक़या हमें चौंका देता है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। मज़ीद आगे बढ़ने से कबल इस वाक़या को आपके सामने बयान करती हूँ। सीरत मेहदी के सफ़ा 94 में मिर्जा बशीर अहमद साहब लिखते हैं,
तब शुरू 1885 में हजरत मसीह मौद ने खुदाई हुक्म के मतहत होशियारपुर जाकर वहां 40 दिन खलवत की और जिक्र खुदा में मशगूल रहे तो अल्लाह ताला ने अपने फजल से आपको एक अजीम शान बेटे की बशारत दी। चंद माह बाद यानी 1886 में बच्चा पैदा हुआ तो वो लड़की थी। इस पर खुश एतकादों में मायूसी, बदएतकादी और दुश्मनों में हंसी और इस्तेहसा की एक लहर उठी जिसने मुल्क में एक ज़लज़ला पैदा कर दिया। अब ये पेशगोई पूरी ना हुई तो लड़की पैदा हुई जिसका नाम अस्मत रखा गया। इससे आगे एक और रवायत पढ़ें। सीरत मेरी में लिखा है, डॉक्टर मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ने मुझसे बयान किया कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की औलाद में आपकी लड़की अस्मत ही सिर्फ ऐसी थी जो कादियान से बाहर पैदा हुई और बाहरी फौत हुई। इसकी पैदाइश अंबाला छावनी की थी और फौत लुधियाना में हुई। उसे हैजा हुआ था। इस लड़की को शरबत पीने की आदत पड़ गई थी, यानी वो शरबत को पसंद करती थी। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम इसके लिए शरबत की बोतल हमेशा अपने पास रखा करते थे। रात को वो उठा करती थी तो कहते थे, अब्बा शरबत पीना। आप फौरन उठकर शरबत बनाकर उसे पिला दिया करते थे। एक रोज लुधियाना में उसने इस तरह रात को उठकर शरबत मांगा। हजरत साहब ने उसे शरबत की जगह गलती से चंबेली का तेल पिला दिया, जिसकी बोतल इत्तफाकन शरबत की बोतल के पास ही पड़ी थी। लड़की भी वो शरबत पीकर सो रही। सुबह जब तेल कम और गिलास चिकना देखा तो मालूम हुआ कि ये गलती हो गई है। मीर साहब ने बयान किया कि लड़की के फौत होने के बाद हजरत साहब बमा उम्मुल मोमिनीन वगैरह लुधियाना से एक हफ्ते के लिए अमृतसर तशरीफ ले गए थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बानी जमात अहमदिया का खुदा से इस कदर तल्लुक बयान किया जाता है, मगर अल्लाह ने इन्हें यह ना बताया कि ये चंबेली का तेल है या शरबत। एक बाप क्या इतना लापरवाह हो सकता है कि बगैर ये देखे कि ये चंबेली का तेल है या शरबत और अपनी बेटी को पिला दे। बहरहाल अस्मत के खिलाफ पेशगोई पैदाइश ने बानी जमात अहमदिया को अच्छा खासा रजीदा कर दिया था। अब बाकी सोचने के लिए आपके लिए छोड़ देती हूँ, गौर जरूर फरमाइएगा। मिर्जा महमूद ने जमात अहमदिया का एक ऐसा निज़ाम मुतारफ करवाया था जिसमें नहीं की गुंजाइश नहीं थी। सवाल करना भी गुनाह समझा गया। इनके परजोश अंदाज खताबत के नतीजे में भी चंद एक अहमदी को जान से जाना पड़ा। इसी तरह यह सिलसिला आगे बढ़ा। इस मुख्तसर तारीख के बाद अगर हम मौजूदा दौर का जायजा लें तो बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जमात अहमदिया के हर इमाम को सिर्फ पैसे की ही हवस रही, अतात यानी गुलाम बनकर रहें और इनकी झोली मालो तोल से भरती रहे। हाल ही में बर्किना फासो का रमनाक सामने हुआ है। ये भी दरअसल जमात अहमदिया की सालमाना फितर के नतीजे में सामने आया, जो आगाज से ही इस जमात का खासा रहा है। मिर्जा मसूर साहब खुतबे में एतराफ़ फरमा रहे हैं कि 500 के मुख्तसर आबादी पर मुश्तमिल ये गाँव दहशत गर्दों के घेरे में है। अब एक आम अहमदी अगर अपनी अकल और समझ के घोड़े दौड़ाए तो वो सवाल कर सकता है कि एक बेआबो गया इलाके में आखिर ये गाँव बसाने की जरूरत पेशी क्यों आई? क्या आपने रब्बा और कादियान को एक बॉर्डर ब्रिज बना दिया है जो आप अफ्रीकी ममालिक में महज ढोंक रचा रहे हैं? महज अफ्रीका के नाम को इस्तेमाल करके इसके लिए फंड रेजी करते हैं और वो पैसा कहाँ गायब हो जाता है? किसी के इल्म में है? जाहिर है मिर्जा खानदान की जायदादें और कारोबार वसी हो रहा है। रवा की टूटे सड़कों की बात की जाए तो मुखलिस अहमदी इसे फौरी तौर पर हुकूमत का काम कहकर टाल देते हैं। कादियान के बेघर कर देने वाले दरवेशों और उनकी औलाद की बात की जाए तो कब्जा की जमीनें भी मिर्जा खानदान की करार पाती हैं। हजारों लाखों चंदा न सिर्फ दरवेशान के मकान बनाने के लिए बल्कि इनके अहल व यार के मकानात बनाने के लिए अहमदियों से बटोरा गया और फिर उनसे मिर्जा खानदान ने अपनी जमीनें खरीदी ताकि रईस खानदान का एजाज दोबारा से हासिल किया जाए। वो जमीनें जो अंग्रेज दौर में वापस ले ली गई थी। मिर्जा महमूद की शातिराना चारों से इससे भी कई गुना मिर्जा खानदान की विरासत में शामिल हो गई। अब इस मुख्तसर पस मंजर के बाद सवाल पैदा होता है कि आखिर बुर्किना फासो में गांव मेहदियाबाद क्यों बसाया गया? क्यों सहराई इलाके में 500 के लगभग आबादी को बॉर्डर ब्रिज करार देने का मंसूबा तैयार किया गया? क्या ये सब इंसानी हमदर्दी के तहत था? तो इसका जवाब बहुत ही ज्यादा तल्ख और हकीकत इससे ज्यादा दर्दनाक है। बुर्किना फासो से एक अहमदी ने ही अंदर की तमाम बातें बयान की हैं। इस तमाम की रोशनी में अगर आप अहमदी गौर करें तो हकीकत रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगी। तो हकीकत यह है कि इस इलाके में सोने की दरियाफ्त हुई, जिसका जब जमात अहमदी को इल्म हुआ तो फौरी तौर पर मेहदियाबाद के लिए जमीनें खरीदी गईं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट का क्याम अमल में आया। एक नाम नहाद सिलाई सेंटर भी कायम कर दिया गया, यानी कब्जे के लिए जो भी जरूरी इकदाम थे किए गए। फिर आबादी में इजाफे के लिए फेक बैच फॉर्म फिल करके रवायती फेक अहमदी बनाए जाने का ढोंग रचाया। बुनियादी वजह यही थी कि अपनी आबादी को नाम का अहमदी करके इस इलाके में जमात का एक नाम बना लिया जाए और जमात अहमदिया का असर रसूख हासिल किया जाए ताकि सोने की जखीरों तक रसाई आसान हो सके। जो मनसूबा बंदी के तहत काम का आगाज किया गया,
इसको समझने के लिए आप यूं कह सकते हैं कि जैसे अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में तजारती मकासद के लिए कॉलोनियां बनाई और आम मुसलमानों, हिंदू, सिख वगैरह की जिंदगी अजीरन करना शुरू कर दी, उनकी आबादियों को मुंतकिल करना शुरू कर दिया, जिससे मकामी लोगों में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई और उन्होंने आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी, जिसे अंग्रेजों और मिर्जा खानदान ने गदर का नाम दिया। बिल्कुल यही सूरत हाल बुर्किना फासो में कायम है। जमात अहमदिया अंग्रेज की तरह एक कॉलोनी की तर्ज पर इस जगह पर काबिज है। हकीकत सिर्फ 2020 में बुर्किना फासो से 7 अरब मालियत का सौदा निकाला गया है। बुर्किना फासो के मुकामी लोग फ्रांस, कनाडा और सोने की तलाश में आने वालों से खुश नहीं हैं और उनका साथ देने वालों से भी नफरत का इजहार करते हैं और चाहते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। यही वजह है कि इसी किस्म के एक गिरोह ने इस गांव पर हमला कर दिया और 9 अफराद जान से गए। अब मिर्जा मसूर साहब को जो कहानी बयान की गई, इसमें बहुत सी जगहों पर आपको झोल नजर आएगा। बिल्कुल एक फिल्म का सच सीन बयान हुआ है। दहशतगर्द जिस मकसद के लिए आते हैं वो अपना मकसद पूरा करते हैं और चलते बनते हैं। वो बैठकर तबलीग नहीं करते, सवाल जवाब नहीं करते। 1.5 घंटे तक ये सब कार्रवाई होती रही। किसी ने मकामी पुलिस को इत्तला नहीं दी, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मरने और मारने वालों की तमाम बातचीत किसने सुनी? क्या बाकी सब तमाशा देख रहे थे? फिर कोई भी आप वाकया देख लें। चले लाहौर वाकया देखते हैं, जहां गड़ी शाहू और मॉडल टाउन की मसाजिद पर हमला हुआ। ये भी अक्सर अहमदियों का कहना है कि जमात की ही कारस्तानी थी। हमदर्दी लेने के लिए जमात ऐसे हथकंडे आजमाती रहती है। आप में से अक्सर ने इसकी वीडियो और ऑडियो देखी होगी। किस तरह सब जान बचाते फिरते थे, किस तरह से एक खौफ की फिजा कायम थी। कई एक ने अपने अजीजों को फोन किया जो डरी सहमी आवाज में कह रहे थे, अभी फोन मत करो, हमला हो गया है, हम छुपे हुए हैं। अब इतने साल गुजरने के बावजूद भी इस वाक़े के मुतासिरीन अपना दुख, गम, खौफ और उस फजा को नहीं भूल सके जिसमें दहशत और खौफ ही खौफ था। बहुत से अहमदी इस वाक़े के बाद शदीद किस्म के नफ्सियाती आवाज़ का शिकार हैं। दूसरी तरफ मिर्जा मसूर साहब का कहना है कि अहमदी बखुशी जमात के लिए जान का नजराना देते हैं, जो सरासर झूठ है। मिर्जा मसूर साहब खुद तो हिफाजती हसार में हर रोज कोई न कोई बड़क मारते रहते हैं, मगर अपने मुरीदों को भूखे शेरों के आगे फेंक कर तमाशा देखते हैं और फिर इस पर सितम बलाई सितम ये कि चंदे भी बटोरने शुरू कर देते हैं। जैसा कि खुतबा के बाद जनाब ने बिलाल फंड में रकम भिजवाने का शोशा छोड़ दिया। याद रहे, अभी हाल ही में कनाडा की चैरिटी इंटेलिजेंस ने 0 स्टार के साथ जमात अहमदिया के फलाही काबू पर सवाल उठा दिया है। अहमदियों की जान की जमानत है, न माल की जमानत दी जा सकती है और लूटने वाला मिर्जा खानदान है, जिसकी दौलत की हवस खत्म होने को नहीं आ रही। सफाक, जालिम और जाबर अमाम जमात अहमदिया का बयान है जो उन्होंने खुद पर जुम्मा 20 जनवरी 2023 को दिया। फरमाते हैं, कत्ल की धमकियों के बावजूद अपनी कोशिशें तरक न की, खिलाफत से भी बेइंतहा वफा का तल्लुक था। ये एक मुखलिस और फदाई अहमदी होने का नमूना थे। मुझे बाकायदगी से खत लिखा करते थे, दुआया खत लिखा करते थे। यानी गोया कत्ल की धमकियों के बावजूद जमात अहमदिया ने अहमदियों की जान की परवाह न की। मिर्जा मसूर की तरह किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी फराहम न की, बल्कि इन्हें सहरा में मरने के लिए छोड़ दिया। फिर आप ये देखें कि किस कदर सफाकी से फरमा रहे हैं कि खिलाफत से भी बेइंतहा वफा का तल्लुक था। कोई इस बेहिस अमाम जमात से पूछे कि खिलाफत से तो बेचारे अहमदियों का वफा का तल्लुक रहा ही होता है, क्या कभी खलीफों ने भी ऐसा किया है? कहीं कोई खलीफा की हमदर्दी नजर आई? क्या आपको खतूत लिखने वालों के जवाब भी आते हैं? ये कैसा यकतरफा मोहब्बत वफा का तल्लुक है? ये कैसी बेहिसी दरिंदगी और जुल्म है? क्या खलीफों ने सिर्फ अहमदियों का खून छोड़ना ही सीखा है कि अहमदियों के मुकदमे में नाम ने हर कुर्बानियां ही लिखी हैं? एक और जगह मिर्जा मसूर इस वाक़े को ड्रामाई रंग देते हुए कहते हैं, अमाम साहब ने जवाब दिया कि मेरा सर कलम कर दे, मगर मैं अहमदियत नहीं छोड़ूंगा। दहशतगर्दों ने जमीन पर लटा कर उनके गर्दन पर छुरा रखा और ज़िबा करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मुझे खड़ा करके मार दें, तो उन्होंने उनको फिर गोलियां मार दी और शहीद कर दिया। एक आम इंसान किसी भी हालात में हमेशा जान बचाने की कोशिश करता है। मौत का खौफ न डर से न डर इंसान को भी लर्जा देता है। ये किस किस्म का सीन बयान हो रहा है, जैसे फिल्म चल रही हो। दहशतगर्द साहब वैसे तो कोई बात नहीं मान रहे थे, मगर लटा कर गर्दन पर छुरी फिरी जाने लगी तो मना करने पर फौरी मान गए कि अच्छा चलो गोली ही मार देते हैं। कैसा अजीब किस्सा घड़ा है। कोई खुदा का खौफ नहीं, कोई एहसास नदामत नहीं। जमात अहमदिया की किसी कुतुब का बुर्किना फासो की उस ज़बान में तर्जुमा नहीं हुआ जो मेहदियाबाद नामे करोने में बोली जा रही थी। फिर कैसे ये सब अहमदी हो गए?
फेक बैतों का ये ढोंग हर जगह बड़ी कामयाबी से रचाया जा रहा है। हर एक अहमदी ये सोच समझ ले कि जमात अहमदिया किसी भी अहमदी की जान, माल, इज्जत, आबरू की कोई जमानत नहीं देती। ये लजना की इस्ते लूटना एजाज समझती है। मिर्जा लुकमान, नसीर शाह, महमूद शाह, नवाब आमिर, डॉक्टर मुबशर जैसे कई दरिंदे इस जमात में आम हैं और जो शरीफ नफ्स हैं उनसे ये जमात माल हथियाती है। हर अहमदी अपने जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत करना अगर चाहता है तो इस जमात से फौरी किनारा करे, वरना आपका अंजाम भी बरकीना फासो जैसे खुद साख्ता अहमदियों जैसा ही होगा। आपका और आपके नस्लों का। अल्लाह हाफिज। का कोई चक्कर था किसी लड़की के साथ, अब क्या हो रहा है कि गोली लगी उसको, उसकी टांग के ऊपर, तो जी क्या शोर क्या मच गया कि जी मोर भी मार गए हैं इसको ना, बड़ी मुखालफत है वहाँ पर। अच्छा, हमें तो पता नहीं था, हमने यही समझा कि ऐसा हुआ होगा। तो बाद में जब वक्त गुजरा तो पता चला कि वो लड़की से कहीं मिलने गया था, लड़की के भाई ने गोली चला दी थी। तो ये हाल है इन लोगों का। हर चीज़ ये जिस जमात के खाते में डालते हैं और ये मुखालफत के खाते में डालते हैं, इनको यही सिखाया गया है कि कुछ हो जाए बस रोना डाल दो, गोली मार गया, गोली मार गया। अब वो जाहिर है उनको मजबूर कर दिया कि वो बेवगी को कैश करें, अब वो बेवगी कैश करेंगी बेचारियाँ। ये जमात शुरू दिन से यही कुछ कर रही है, दूसरे की मजबूरी से फ़ायदा उठाया इन्होंने और आज तक कर रही है। यही इसका पैटर्न है और यही रहेगा। जितने भी अहमदी हैं जो रब्वा में नहीं रहते थे, जो रब्वा से बाहर रहते थे, फैसलाबाद में, मुल्तान में, लाहौर में, इन्होंने हमेशा लोगों को डरा के रखा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी जुम्मा होता, कहीं पे कोई मर गया, शहीद हो गया है या कत्ल हो गया है या अपनी ही किसी वजह से कुछ हुआ है उसको, तो क्या जी हजूर का पैगाम आया है कि जी मरकज़ से पैगाम आया है कि अपने दरवाजे बंद रखो। ये मैं बचपन से बातें सुन रही हूँ और मुझे अभी तक याद है कि ख्वाबों में भी ऐसे नज़र आना कि कुछ लोग हैं जो घुस आए हैं और जो छुप के आप पे हमला करेंगे और उनके हाथों में चीज़ें हैं और वो हमें शायद मार देंगे, और दरवाजे की कुंडियाँ अच्छी तरह लगा के रखते थे। यानी ये एक तो ये जुल्म होता है ना जिसमें आपके ऊपर कच्चे उड़ते हैं, जिसमें आपकी छींटे उड़ते हैं, एक वो होते हैं जो आप ज़हनी तौर पे किसी को उड़ा के रख देते हैं ना, बचपन से ही आपके अंदर खौफ की फिजा में आप बड़े होते हैं। तो ये ऐसे जालिम लोग हैं कि इन्होंने मतलब जिनकी बोटियां पर खच्चे नहीं ना उड़े, उनके दिमागों के पर खच्चे उड़ गए, नफ्सियात के पर खच्चे उड़ गए हैं। ये ऐसे जालिम लोग हैं।